हेलो क्लास, हाउ आर यू। आज हम अपना हिंदू एनालिसिस लाए हैं। आज 16 जून है, दिन है ट्यूसडे, और आज का हिंदू एनालिसिस आपके सामने है। ये 20 मिनट्स में हम कोशिश करते हैं इसे ख़त्म कर लें। और ये आपके करंट अफेयर्स का टॉपिक है। कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स आते हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना और देखना ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको आपको टाइमली देखना समझना चाहिए। देखिए, हिंदू एनालिसिस एक ऐसा फैक्ट है कि अगर आप इसे कंटिन्यूएशन में रखते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है जब आप इसको समझ सकते हैं और चीज़ों को कर सकते हैं। आपको समझना है, रेगुलर पढ़ना है। तो हिंदू कुछ बैक एडिटोरियल्स भी देता है जो आपकी समझ में आ जाएंगे। तो आप लोग बस कोशिश करें कि इसको रेगुलर पढ़ें और देखें, और आप हिंदू पढ़ना अपने आप सीख जाएंगे। देखिए, आज के पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी है। जैसे आपको पता है, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंस रखने लगे हैं कि भाई किसकी कैसे डेथ हुई। तो देखिए, एंग्जाइटी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपको डिप्रेस्ड बनाने में। और एक डिप्रेस्ड पर्सन जो होता है उसके सुसाइडल टेंडेंसीज़ की कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। देखिए, लॉकडाउन चल रहा है। एक अगर हम इसके लिए कर्व बना लें तो आप इसको थोड़ा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी में क्या डिफरेंस होता है। लेट्स सपोज़ कि ये हमारा एक एरिया है और ये हमारा कर्व है। आप इस जोन पर हैं, ठीक है। अब आप इधर से स्टार्ट करें, मान लीजिए, तो यहाँ तक आपको क्या है, एक लो स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी लेवल होगा बहुत लो होगा, आपको थोड़ा हीट अप हो रहे होंगे, एंगर आ रहा होगा, सब आ रहा होगा। और यहाँ पे डिप्रेशन चलता है और यहाँ पे एंग्जाइटी पीक पे होती है। जब ये एंग्जाइटी पीक पे होती है और इंसान को कोई नहीं मिलता तो वो डिप्रेस होने लगता है। हिंदी में बोलेंगे तनाव और चिंता। तो जब बेटा उसे तनाव होता है तो उस टाइम पे उसके पास कोई नहीं होता और धीरे धीरे ये उसकी डिप्रेशन की तरफ चला जाता है और यहीं से बंदा स्ट्रेस में आता है। और ये स्ट्रेस जो होता है उसकी लाइफ का डिप्रेशन की तरफ इसको ले जाता है एंग्जाइटी के बाद। और ये डिप्रेशन ही इकलौता ऐसा कॉज होता है जो इंसान को निगेटिव थॉट्स देता है। देखिए, यहाँ से तो वापसी है, अर्ली फेज़ में अगर आप हैं तो यहाँ से तो वापस जा सकते हैं, बट यहाँ से तो वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें या तो इंसान मेंटल असाइलम जाता है या पागल होकर अपने को मार देता है, जो चीज़ें हो रही हैं। देखिए, लॉकडाउन ने बहुत कुछ किया, जाहिर सी बात है। जो वर्किंग क्लास थी वो भी आज घर पे बैठी है, फाइनेंशियल क्राइसिस चली रही हैं, फैमिली इश्यूज़ एंड डिस्प्यूट्स कंटिन्यूएशन में रहते हैं। फैमिली के साथ कुछ लोगों को कंफर्टेबल जोन नहीं मिलता, वो वहाँ रहना नहीं चाहते। जैसे मान लीजिए हम लोगों को लेक्चर रिकॉर्ड करना है तो फैमिली हमें कंफर्टेबल नहीं लगती है। हम एक ऑफिस या अपने रूम या क्लास में बैठते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। हम सोली उसी पर्पज़ के लिए उस ऑफिस में होते हैं, तो वहाँ हमारा डिस्टर्बेंस वर्क ज़ीरो होता है। बट जहाँ आज की डेट में हम लोग बैठे हैं वहाँ पर ऐसा इशू नहीं चलता। यहाँ पर अगर आप बैठे हैं तो भाई आपको सारे काम खुद ही करने हैं, सारी चीज़ें आपको खुद ही समझनी है। तो एक बहुत बड़ा इशू हमारे सामने आ जाता है कि इसको हम कैसे करें और क्या समझें। तो ये एक डिज़ीज़ होने का बहुत बड़ा कारण है और लोग इसी से डिप्रेस होकर आत्महत्या भी कर लेते हैं कि यार घर पे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए, जवान सबकी अच्छी और ख़राब हो सकती है, बट जब आपको ऐसा कुछ होता है, सुशांत सिंह जी के मरने के बाद एक आपको टोल फ्री नंबर दिया गया है। इंडिया के भी कई हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूँगा, आप देख लीजिएगा। तो कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो आज आपके बारे में बात कर रहे हैं, कई ऐसे एनजीओ हैं जो आपको काउंसलिंग देते हैं। इवन अगर आपको कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल दें, मैं आपको पर्सनली कॉल करके आपकी प्रॉब्लम्स देखूंगा और जितना मेरे से पॉसिबल होगा मैं उतना सॉर्ट आउट करूंगा। एजुकेशन से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, किसी से रिलेटेड अगर आपकी प्रॉब्लम है, आप कभी भी मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के दे दें और बता दें आपको ये प्रॉब्लम है, आपको मुझे कॉल करनी है, तो मैं 100% आपको किसी न किसी वे में कॉल करके आपकी बातें समझूँगा। तो कोशिश करिए एंग्जाइटी से दूर रहें, क्योंकि एंग्जाइटी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा देखिए, 69% मैन ने कॉल की है अभी लॉकडाउन में, 31% वुमेन ने। इसमें भी 65% जो है बेटा वो मराठी हैं, 27% हिंदी स्पीकिंग, 8% इंग्लिश स्पीकिंग। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखेंगे तो ये है कि इसमें 55% की एज 26 to 40 है। तो आप समझ लीजिए 26 to 40 मतलब हमारे यहाँ ह्यूमन कैपिटल और वर्किंग पीपल्स। तो वर्किंग पीपल्स की इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने का बहुत बड़ा रीज़न है इस तरह डिप्रेस, कि उनके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसे संभाल नहीं पा रहे। तो देखिए, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टेंशन हैं, वर्कलोड है, तो प्लीज़ उसको संभालें और चीज़ों को करने की कोशिश करें। इसके बाद एडिटोरियल सेक्शन पे आते हैं तो आपका रिमेनिंग ऑफ द लॉन अलाइनमेंट इज़ अ गुड एडवाइस है। यहाँ पर क्या हो रहा है आप पहले समझिए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस टाइम पे दो ग्रुप्स चल रहे थे, एक कैपिटलिस्ट, एक सोशलिस्ट। मतलब ये जो है ये आपका ये वाला अप्रोच यूएसए लेके चल रहा था, ये वाला यूएसएसआर लेके चल रहा था, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे।
और सब चाहते थे कि इंडिया ये कंट्रीज़ एक दूसरे से जुड़ें, बट इंडिया ने इस चीज़ को डिनाई किया है। वो किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे, वो अपने आप को बिल्कुल आइसोलेशन में रख रहे थे। तो एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आया, इन्होंने कहा कि भाई हम ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, हम एक सीधी लाइन में चलेंगे। और आज ये अपोजिट हो गया, यूएसएसआर ख़त्म में आज यूएसए नई स्ट्रेटजी अपना रहा है चाइना के लिए, और वो इसमें इंडिया को एज अ फ्रेंड सीकर देख रहा है। तो देखिए, इंडिया का साथ देना बड़ी चीज़ है। अगर इंडिया साथ दे भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे भी याद करिए, लास्ट ईयर क्वाड बना था, जिसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया था, जो चाइना को टैकल कर रहे थे। अब आप ये समझिए, सबसे पास नेबरिंग नेशन कौन था जहाँ पर चाइना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? इंडिया। वैसे आज यूएस कह तो रहा है हम आपके साथ होंगे, बट कितनी दूर से आप हमारे साथ रह पाओगे? तो हमें अपने नेबर को देखना है। नेबर नेबर होता है, उससे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए इन चीज़ों को सुलझा पाएँ। मुझे हमेशा सुषमा स्वराज जी के एक वर्ड याद रहते हैं। उन्होंने कहा था कि बैटल करने के बाद भी हमें टॉक्स करनी है, सेटलमेंट के लिए एग्रीमेंट्स करने हैं। तो क्यों ना हम बैटल से पहले बिना ह्यूमन्स लाइफ्स को ख़त्म किए ये चीज़ कर लें। तो बात हमें दोनों वे में करनी है। तो अगर बिना लड़ाई के हम बात करके इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। भाई, किसी को अगर आपको हिंड्रेंस करना है, जो आज की डेट में इंडिया और चाइना के बीच में चला, उसमें क्या था, बहुत सारे इश्यूज़ थे, पर उससे हमने कंट्रोल करने की कोशिश की। तो ये सारी हेल्प हमें करती है, तो इसको आपको देखना और समझना चाहिए। इसके बाद बेटा अगले एडिटोरियल पे अगर हम चलते हैं तो ये इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड है। बेटा देखिए, इंडिया पाकिस्तान में आज भी डिस्ट्रस्ट है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, और हम एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। हमारे साथ खींचातानी चलती रहती है, हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को समझने को हम कभी तैयार नहीं होते। एलओसी के पास हमारे यहाँ हमेशा फायरिंग होती रहती है, कभी हाउस होल्ड तक चली जाती है, कई आर्मी मैन्स इस चक्कर में मर जाते हैं, कई सूबेदार सोल्जर्स मर जाते हैं, और कोई कारण नहीं होता। देखिए, बैटल नहीं है ये, बस हैवी फायरिंग, ये सिर्फ हैवी फायरिंग है जो पाकिस्तान करता रहता है, या इंडिया अपनी साइड से करता रहता है जवाब देने के लिए, जिसे जवाबी कार्रवाई बोलते हैं। जवाबी कार्रवाई ये करते हैं और वो करते हैं, तो इससे कई सारे सोल्जर्स बिना कारण के मारे जाते हैं। उसके बाद हाउस होल्ड्स के साथ भी प्रॉब्लम होती है। दूसरा, आप समझिए कि जब से सितंबर लास्ट ईयर से, जब से हमने ये लगा दिया था अगस्त में, क्या बोलते हैं, 370 को हमने रिमूव कर दिया था, उसके बाद से वहाँ टेंशन वैसे ही ख़राब थी, फिर कोविड-19 आ गया, वहाँ की टेंशन और ख़राब हो गई। तो वही इन्होंने बताया है कि किस तरह सिपाही थे, उनको हमें एयरलिफ्ट करना पड़ा पुंछ सेक्टर से, और इसके बाद और कश्मीर वैली में ऐसे इश्यूज़ होते रहते हैं। एक उरी के हाजी पीर प्लेस पे एक अख्तर बेगम सिविलियन थी, वो मार दी गई, शेलिंग हो रही थी हैवी उसके चक्कर में। इसके बाद वरी ये है कि भैया कुछ विलेजेस हैं चुरादन सियालकोट में, जहाँ पर रेजिडेंशियल भागते हैं, फिर टेम्प्रेरी शेल्टर पे रहते हैं। फिर कोविड-19 और लॉकडाउन से प्रॉब्लम चल रही हैं अगस्त से, ये हमारे यहाँ सही नहीं हो रही। लाइन ऑफ कंट्रोल में वर्क एक्चुअली चलता नहीं। गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग शेल्टर बनाना चाहिए, जहाँ पर बॉम्ब शेल्टर हो, जहाँ पर सिविलियन एमरजेंसी में जा पाएँ, इधर उधर ना रखे जाएँ, क्योंकि भाई रोज़ वो मौत के बीच में है। और कभी बहुत डीप अगर शेल्टरिंग हो जाती है तो वो जो होती है शेलिंग, वो हैवी शेलिंग इंसानों को मार देती है। इसके बाद दूसरा हुआ कि पाकिस्तान में 2 ऑफिशियल पर्सनल इंडियन मिशन के थे, जो अचानक से मिस हो गए, वहाँ से उन्हें नहीं देखा जा रहा। इंडिया भी इसके अगेंस्ट एक्शन लेता है, उसने भी अपनी हाई एम्बेसी जो दिल्ली में थी उसके लोगों को तुरंत हटाने की बात कर दी। तो हम भी कोशिश नहीं करते। देखिए, टिट फॉर टैट, इंडियन हैव एक्सपेल्ड 2 हाई कमिश्नर ऑफिशियल अब्दुल हसन एंड मोहतरिक ऑन द चार्ज ऑफ एस्पोनेज। अब ये सब चीज़ें जो बेटा हम करते हैं हमारे लिए प्रॉब्लम है। दूसरा, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन रिलेशंस को इम्प्रूव करें। देखिए, जब तक कोविड-19 है, फेस टू फेस तो अपॉर्चुनिटीज़ हमें नहीं मिलेंगी, बट देखिए बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आज की डेट में आप देखेंगे तो इमरान खान जी चाइना कितनी बार जा चुके हैं, चाइना से कितनी बार बात कर चुके हैं चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। सऊदी अरेबिया या मुस्लिम नेशंस कितनी बार जाते हैं, पर इंडिया ने एफर्ट्स नहीं लगाए जब से प्राइम मिनिस्टर बने बात करने के लिए। देखिए, चीज़ें तभी सॉर्ट आउट होंगी जब हम उन प्रॉब्लम्स के सामने खड़े होंगे। हम प्रॉब्लम्स को लेके बैठे रहेंगे, हमें प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम के बारे में हम कभी बात ही नहीं करेंगे और एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, तो ये ब्लेम बेटा कोई ऑप्शन नहीं देता किसी भी चीज़ के, और इससे कोई भी सॉल्यूशन आपको पूरी ज़िंदगी मिल नहीं सकता। आपके लिए सबसे बड़ा ऑप्शन और अल्टरनेट होता है कि आप बात करें, और बात से ही आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, और कोई मैनर या वे नहीं होता जिसके थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएँ। तो आपको आपस में बैठ के बात करनी चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। इसके बाद बेटा आईसीएमआर की बातें की गई हैं। आईसीएमआर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, आईसीएमआर ने कॉल फॉर एक्शन की बात की गई है। कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर कोविड-19 के टाइम पर प्रॉब्लम्स चल रही हैं और वो उस चीज़ को ठीक से नहीं कर रहे हैं, और टेस्टिंग जो हुई है वो अंडर टेस्टेड है, रियल टेस्टिंग का डेटा हमारे पास नहीं है। हम जो डेटा है उसको बहुत कम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आईसीएमआर ने अभी रिसेंटली बोला था कि मई में ही 7 लाख से ऊपर केस हो चुके थे, जिसे हमें देखा नहीं।
तो उन्होंने जब एक स्टडी की तो इन्हें लगा कि भैया कई सारी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ हैं, और इन्होंने कहा कि भैया हमने बहुत जल्दी ही 3.2 लाख का मार्क पार कर लिया था, अब चीज़ें हमें पता नहीं चल रही, टेस्टिंग हम प्रॉपर कर नहीं रहे, इनको हमें प्रॉपर टेस्टिंग में लाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि क्योंकि अगर ऐसा होगा, टेस्टिंग ठीक से होंगी तो बहुत सारे पॉजिटिव केसेस आएंगे, तो हम चीज़ों को कर पाएंगे। देखिए उनका भी कहना सही है, अगर आप चीज़ों को सही करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से करनी चाहिए। इन्होंने कहा कम्युनिटी ट्रांसमिशन में नहीं गया, ICMR के डायरेक्टर जनरल है। अब मेरा क्वेश्चन है, जब आपका प्रॉपरली टेस्ट ही नहीं हो रहे तो आपको कैसे पता हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन में नहीं है। दूसरा, लॉकडाउन जब था तो ये केस स्लो थे, पर जैसे ही लॉकडाउन खुला वैसे ही केसेस बढ़ते चले गए। हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बट ये है कि हमारे यहाँ फैटिलिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं हैं, और लॉकडाउन को ईज़ करने के बाद हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी हैं, लोग भी ज़्यादा मरने लगे हैं। स्टेट है जैसे महाराष्ट्र, गुजरात हैं, वो हाई रेट में टेस्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्टेट हैं जो अपने को कम में, जैसे तेलंगाना अपना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डिटेल्स नहीं दे रहा। टेस्टिंग और पॉपुलेशन की इन मेजर्स को ध्यान रखना है, मास्क वेयर, प्रैक्टिस, हाइजीन, इन सबको कई कंट्रीज सेवरल हैं जो इसे कर रही हैं। इसको करने से कहीं ना कहीं स्लो डाउन हुए केसेस, और चीज़ें हमें भी करनी पड़ेंगी। और ये करने के लिए भाई पॉसिबिलिटीज़ यही है, तब लोग अवेक होंगे तभी ये कर पाएंगे, ऐसे तो कोई करेगा नहीं। देखिए हम खुद ही नहीं जाग रहे, हमें खुद ही नहीं पता कि हमारे यहाँ क्या इश्यूज़ हैं, तो आप इसे सॉर्ट आउट नहीं कर सकते जब तक आप इसे खुद नहीं समझते। तो आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको करनी है तो आप इसे कर लीजिए, तभी आपको बेसिक चीज़ें समझ में आएंगी। इसके बाद बेटा गल्फ़ कंट्रीज़ की बात की गई है। यहाँ से देखिए आज की डेट में प्रॉब्लम्स हैं। जब कोविड-19 के टाइम पर कई सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं जिन्हें इंडिया वंदे भारत के तहत वापस ला रहा है अपनी कंट्री में। उसी से रिलेटेड है कि भाई माइग्रेंट वर्कर्स तो आप ले आएंगे सारी चीज़ें। गल्फ़ नेशंस के साथ भी प्रॉब्लम चल रही है, उनके यहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं, रेट कट हुए हैं, लॉस है। हम UAE के थर्ड $19 बिलियन जो है उसके हम ट्रेडिंग पार्टनर है। रेमिटेंसेस हमारा अकेले यहाँ से आता है UAE से, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है हमारी कंट्री के लिए। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसको हम नहीं देख सकते यूनाइटेड स्टेट्स चाइना के बाद। इसके बाद गल्फ़ के साथ प्रॉब्लम है, सप्लाई जो हमारे यहाँ चल रही है उस चीज़ को इन्हें देखना पड़ेगा, और उस चीज़ को इन्हें समझना और करना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें बेसिक ये समझ जाते हैं तो इनका फ़ायदा होगा। तो ये कोविड-19 की टेस्टिंग एंड इनकी बात है। और रेमिटेंसेस हमारे यहाँ बहुत आते हैं, इन सबको हमें देखना पड़ेगा। ब्लू कॉलर वर्कर हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, उनके बारे में इश्यूज़ हैं। उसके बाद दुबई के उन्होंने कहा है कि जो 70% जो स्मॉल मीडियम साइज़ इंटरप्राइजेज़ हैं दुबई में, वो सारे बहुत जल्दी बंद हो जाएंगे, और इससे प्रॉब्लम होगी क्योंकि 4.6 जो है वो टूरिज़्म GDP को रोल प्ले करता है, और 6 लाख से ऊपर जॉब चली जाएंगी। 30% दीज जॉब्स और खो जाएंगी। और कह रहे हैं कि भाई वहाँ का जो पर कैपिटल इनकम है 34.6% ड्रॉप डाउन में है। इसका उत्तर मोहम्मद बिन सलीम का एक मेगा सिटी प्रोजेक्ट था 500 बिलियन का, जो नियॉन पाल्म पे ऑन द कोस्ट ऑफ रेड सी था, ये भी फंसा हुआ है, इनमें भी प्रॉब्लम है। भाई जाहिर सी बात है, पेट्रो डॉलर है जो डिपेंडेंसी है, पेट्रोल के प्राइसेस कम हो रहे हैं। अब ऑयल पे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडिया वेस्ट की तरफ देखता है, और हर डॉलर ड्रॉप प्राइस में इंडिया का बचता है, उसको भी फ़ायदा होता है। अब जाहिर सी बात है, इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि रिज़र्व अपना इस लो प्राइस में बना पाए और इन्वेस्टमेंट ला पाए। तो इंडिया इन्वेस्टमेंट की कोशिश कर रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इंडिया इन्वेस्टमेंट चाहता है, सब कुछ करना चाहता है। तो सऊदी अरेबियन पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, ये भी एक पॉइंट है जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है। मुंबई अट्रैक्ट कर रहा है इसको, ये भी आपको देखना है। अब महाराष्ट्र ने अटैक करना स्टार्ट किया, वो ठीक है। उसके बाद पहले भी हमारे MAR एतिहाद आए थे जिनका इन्वेस्टमेंट फंसा पर बहुत अच्छा नहीं रहा। ये हमारा बेटर एक्सपीरियंस है। एयरपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पर अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ये GVK के साथ मिलके काम करने जा रही है। इसके बाद FDI को हमें बढ़ाना है, ये मैकेनिज़्म है जो हमारे लिए काम करेगा, इसको हमें समझना और देखना पड़ेगा। इसके बाद आप देखेंगे जो हमारे यहाँ लेबर्स को हम वापस बुला रहे हैं, तकरीबन हम कई सारे ऐसे लेबर्स हैं जिनको हम बुला लेंगे वापस अपने यहाँ स्वदेश वंदे भारत के तहत। उसके बाद अब इनको कैसे जॉब दोगे, सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं, तो इनके लिए हमारे यहाँ स्वदेश स्कीम आए हैं, स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, इसमें उन्हें अपडेट किया जाएगा, फिर इनको ऑनलाइन कर दिया जाएगा। स्वदेशी और विदेशी कंपनियाँ, फॉरेन एंड इंडियन कंपनीज़ इनको हायर करेंगी। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। हमें अच्छी ट्रेड डिप्लोमेसी रखनी पड़ेगी, अच्छे ट्रेड बेनिफिट्स देने पड़ेंगे ताकि हमारे यहाँ फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट आए। ऑल दो सऊदी अरेबिया भी हमें प्रॉमिस कर रहा है, अदर कंट्रीज़ भी हमें प्रॉमिस करेंगे। देखिए हमें फ़ंड्स चाहिए, अगर हमें फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो हमें चीज़ें करनी पड़ेंगी। इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बिना हमारे यहाँ काम नहीं चलेगा। इसके बाद बेटा योगी के बारे में है। देखिए इसे हम योगी UP से देख के नहीं देखेंगे, गांधी और ली के आइडियोलॉजीज़ के बारे में इसमें बात की गई है
जैसे देखिए, जब माइग्रेंट वर्कर्स वापस लौट रहे थे तो योगी साहब ने कहा कि भैया इनको हम अपने राज्य में ही इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा देंगे और सब कुछ करेंगे। तो इसमें आपको दो मॉडल्स देखने पड़ेंगे, एक आपका सिंगापुर का है, उसमें ली साहब का, और दूसरा गांधी जी का। देखिए इस स्टोरी में क्या है आप ये समझिए, ली साहब जब आए तो उन्होंने ये देखा 65 में जब आज़ाद हुए तो उन्होंने कहा भैया हमें अपनी इकनॉमी बढ़ानी है। इकनॉमी बढ़ाने के लिए इन्होंने कहा भाई हमारे पास ना ऑयल है ना मिनरल्स है, तो हम क्या करें। तो इन्होंने वेस्टर्न कंपनीज़ को अपना लैंड दिया। भाई यूएस, यूरोप, जापान की कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ करना चाहती थी, उन्हें लगा भैया इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा है, सस्ता लेबर मिलेगा। उन्होंने कंडीशन दी हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, और स्किल्ड लेबर के साथ आपको एक और काम करना पड़ेगा, आपको वेजेस हाई रखनी पड़ेगी। और वेजेस हाई रखनी पड़ेगी तो उन्होंने कहा भाई इसके हमारा क्या फ़ायदा है। तो कई सारी कंपनीज नहीं आना चाहती थी। फिर जेआरडी टाटा को बोला गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्होंने किया। तो पहले पाइनियर जो बने वो जेआरडी टाटा बने वहाँ के। तो इन्होंने कहा, उसके बाद कई सारी लार्जर कंपनीज सिंगापुर में आने लगी। अब वहाँ पर क्योंकि पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की इन्होंने कोशिश की थी, तो उन्होंने एक आइडियोलॉजी और बने, इन्होंने कहा कि भैया हम आपको टैक्स बेनिफिट्स बहुत सारे देंगे। तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ता गया, और आज आप देख लीजिए सिंगापुर कहाँ पर है। तो उन्होंने सिटीजन्स के लिए बात की, उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट अगर होता है और सिटीजन का बेनिफिट होता है तो प्रॉब्लम होगी। तो इन्वेस्टर्स का बेनिफिट आपको करना है, ह्यूमन बेनिफिट पे ध्यान देना है रादर देन पर्सनल बेनिफिट। अगर आप इंडिविजुअल बेनिफिट पे ध्यान देते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। यूपी की बात करें तो यूपी और सिंगापुर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। भाई सिंगापुर की टोटल पॉपुलेशन 6 मिलियन है, यूपी की 200 मिलियंस है। बहुत सारे टाउन्स हैं, बहुत सारे विलेजेस हैं। अब यहाँ पर गांधी का मॉडल है, जहाँ पे लोग वापस जा रहे हैं वर्ल्ड से, वहाँ गांधी उस वर्ल्ड को ज़्यादा बेहतर जानते थे। ये माइग्रेंट प्रॉब्लम गांधी जी देख सकते हैं, इसको गांधी जी प्रॉपरली चला सकते हैं, ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। पब्लिक पॉलिसीज़ जो हैं वो कुछ ऐसी बनानी चाहिए कि वो लोगों की अच्छाई के लिए हो, पावरलेस की अच्छाई करे। ठीक है, ये नहीं कि गवर्नमेंट को बेनिफिट दें। विज़न पूर्ण स्वराज का ये था कि पॉलिटिकल फ्रीडम के बाद लोगों को ये समझना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक विलेज का गरीब से गरीब बंदा भी काम कर सकता है, तो ऐसे में प्लानिंग करनी चाहिए। ली ये जानते थे कि सिंगापुर में फुल्ली डेवलप्ड बनाने के लिए जीडीपी का साइज़ ज़रूरी नहीं है, लोगों की इनकम बड़ी होनी चाहिए। अगर लोगों की इनकम ज़्यादा है तो वहाँ का साइज़ बढ़ेगा। ली, टाटा और गांधी जी को चीज़ों को देखकर आप इन्वेस्टमेंट को ईजिली ला सकते हैं और अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। देखिए करना आप ही को पड़ेगा, कोई और करेगा नहीं। इसी डेट में गांधी जी की कुछ बातें याद आती हैं जो गांधी जी के कॉन्सेप्ट थे। पहला है कि कम्युनिटीज़ मस्ट हैव द ह्यूमन प्रोग्रेस। ठीक है, वेल बीइंग, अगर उनका प्रोग्रेस होता है तो पर्पस उनका पूरा होगा तो फ़ायदा होगा। उसके बाद उन्होंने कहा गवर्नेंस मस्ट स्ट्रेंथन एट द लोकल लेवल इन विलेज एंड सिटीज़। भाई लोकल लेवल में, विलेज और सिटीज़ में गवर्नमेंट बहुत स्ट्रेंथन होनी चाहिए। वेल्थ इज़ गुड, पर वेल्दी पीपल को सिर्फ कम्युनिटी वेल्थ का केयर टेकर बना के रखना चाहिए, ना कि उनको ओनर बना देना चाहिए। उसके बाद अलाइनेशन ऑफ ओनर वर्कर्स रिड्यूस टू द क्रिएशन ऑफ न्यू मॉडल्स ऑफ कोऑपरेटिव्स एंटरप्राइजेस, जिसमें कैपिटलिस्ट स्टेट और ओनर सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठाएं। इंडिया आज़ाद हो गया था 1947 में। गांधी जी के अप्रोच को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम चीज़ों को कर सकते हैं। क्रॉस रोड है, हम वापस कभी आ नहीं पाएंगे। हमें नॉर्मल होने की कोशिश करनी है, तो जीडीपी के साथ हमें लोकल इकोनॉमी पे ध्यान देना, हाउस होल्ड पे ध्यान देना है। जो थोड़ा टफ वर्क है उसे हमें करना पड़ेगा, उसके बिना हमें हेल्प नहीं मिलेगी। इसके बाद हेल्पिंग द हेल्पर्स बेटा जो है, या आप हाउस होल्ड लेबर्स और वर्कर्स की बात करेंगे। देखिए जब लॉकडाउन लगाया गया तो उस टाइम पे लोगों को नहीं पता था हाउस होल्ड लेबर्स का क्या होगा। कोविड-19 जब आया तो भाई लोगों को ये नहीं लगा कि तुरंत चीज़ें हो जाएंगी और चीज़ें सही नहीं होंगी, चीज़ें बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तो कोविड-19 के टाइम पर कुछ टेस्ट हुआ 500 हाउस होल्ड में, जिसमें पता चला कि अभी कुछ लोगों की सैलरी नहीं दी गई है, कुछ लोगों को बदा कर दिया गया कि अब उनकी कोई फॉर्मल जॉब है नहीं, अब वो घर पे बैठे हैं। 51% ऐसे हैं जिनको कह दिया गया है कि अब आप घर पे बैठ के काम करेंगे, आपकी सैलरी आपको बाद में मिलेगी, आपको बाद में बुलाया जाएगा। 89% ने कहा कि भैया हमें पैसा ही नहीं मिला। ठीक है, और 50% ने कह दिया कि भैया उनकी डेली बेसिस भी पूरी नहीं हो रही। अब मार्च में ही कहा गया था कि भैया हाउस होल्ड के राइस और वो जो हैं 8 केजी से कम रह गए थे। देखिए इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इनके पास 23 दिन की सेविंग थी नहीं। इनके पास पैसा 10 से 12 दिन का रह जाता है, उससे ज़्यादा रह नहीं जाता। फिर मसाले वसाले की बात करें तो 100 रुपये 500 रुपये हाउस होल्ड की ड्यू होती है अक्रॉस। इनको पैसे उधार लेने पड़े और चीज़ें बढ़ती चली गई। नेगोशिएशन कुछ चीज़ों में नहीं होता, जैसे दूध है, सब्जी है, फ्यूल है, तेल है, मसाला है। 100 रुपये मिनिमम एक हेल्दी पर्सन इस पर खर्च करता है। 40% डोमेस्टिक वर्कर्स हैं जिन्हें दूसरों से बोरो करने पड़े पैसे और अपने एक्सपेंसेस चलाने पड़े। तो एक बहुत बुरी कंडीशन हमारे यहाँ बनी थी। इसके बाद लोगों को सीधे कह दिया कि अब आपको काम पे आने की ज़रूरत नहीं है, आपका वर्क हटा दिया गया और उनको बुला लिया गया वापस। अब जॉब नहीं रह गई है। 24,000 ऐसे हैं, 2400 की जॉब जिनकी थी उनके साथ भी प्रॉब्लम है। अब उनकी इकनॉमी में वो कैसे करेंगे, उसे रिपेयर कैसे करेंगे। जो लीस्ट अर्निंग वाले बेटा बंदे उनका क्या होगा।
तो अब जिनके पास है ही नहीं काम, वो बेटा क्या करें? पुअर्स एडल्ट, इन सब के बारे में गवर्नमेंट ने बिल्कुल नहीं सोचा। अब इनको ये सोचना है कि जब दोबारा काम पे जाएंगे तो क्या होगा, तो इसके लिए इनका हेल्थ इंश्योरेंस करना आपके लिए ज़रूरी है, ताकि हेल्थ इंश्योरेंस के साथ हेल्दी एटमॉस्फेयर में रहें, और हेल्दी एटमॉस्फेयर इन्हें आगे बढ़ाएगा बेटा। तो हेल्थ इंश्योरेंस का एक कॉन्सेप्ट आपको तैयार करना पड़ेगा। अब हेल्थ इंश्योरेंस कब होगा? तभी ये अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे गवर्नमेंट के साथ, तो गवर्नमेंट के साथ इनका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। अगर ये बेसिक चीज़ें चलती हैं तो हमें फ़ायदा होगा, और जब तक ये चीज़ें नहीं करते तो हमें लॉस होगा। बेटा आज का हिंदू इतना ही है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। 2-3 दिनों बाद आपको मैं मेंस के क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ और वोकैब भी डालना स्टार्ट कर दूंगा। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा, पर आपके लिए 100% होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें आपको क्या प्रॉब्लम दिख रही है। जो प्रॉब्लम आपको दिखेगी हम उसे सॉर्ट आउट करेंगे। मैं फिर से बोलूँगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, मेंटली डिप्रेस्ड हैं, कुछ भी है, तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डालें और मुझे अपने नाम के साथ बताएं। लड़का लड़की बुज़ुर्ग टीचर कोई भी होंगे, बीइंग काउंसलर मैं जितनी आपकी मदद कर सकता हूँ करूँगा, और कोशिश करूँगा आप अपने आप को हील करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।